वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने जाना था कि एटमॉस्फेयर है क्या, इसकी ओरिजिन कैसे हुई और साथ ही साथ इसका विकास कैसे हुआ। इसको हम शॉर्ट में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल, द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ गैस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। यानी वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के साथ लगी हुई है। इसके साथ ही साथ अगर हम ओरिजिन पे जाते हैं तो जो ओरिजिन है एटमॉस्फेयर की, इसे हम लोगों ने दो रूपों में पढ़ा था। एक एक्सोजेनस ओरिजिन, दूसरी थी एंडोजेनस ओरिजिन। और वायुमंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो एंडोजेनस ओरिजिन के माध्यम से ही हुई है। इसका अर्थ है कि वायुमंडल में जितनी भी तत्व पाए जाते हैं वो उनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर से ही हुई है। साथ ही साथ जो वायुमंडल का विकास हुआ है वो भी अनेक चरणों में हुआ था। इसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। हमारे वायुमंडल का संगठन कैसा है, किन किन तत्वों से मिलकर एटमॉस्फेयर की रचना हुई है, इसका अध्ययन आज हम लोग बृहद रूप से करेंगे। इससे अगर हम लोग देखें तो हमारा वायुमंडल जो है वो मल्टी लेयर्ड गैसेस एनवलप है और ये पृथ्वी के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडल के संगठन में अंतर आता जाता है। क्यों आता जाता है? क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से वायुमंडल की तरफ जाते हैं टेम्परेचर के पैटर्न में चेंजेस आते हैं। तो टेम्परेचर के पैटर्न में जो चेंजेस आते हैं वो कितने टाइम आते हैं? 4 टाइम आते हैं। यानी 4 बार धरातलीय सतह से अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान परिवर्तित होता जाता है। इसके साथ ही साथ वायुमंडल के संगठन में जो तत्व विद्यमान हैं वो तत्व भी अगर हम सीजनल रूप से देखें, मौसमी रूप से देखें तो उसमें भी परिवर्तन होता है। सूर्य जब कर्क रेखा या मकर रेखा पर जाता है तो हमारे यहाँ मौसम का परिवर्तन होता है। उस समय भी वायुमंडल के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। यदि इसको आप देखिए, मान लेते हैं विंड ब्लो कर रही है किसी ड्राई, हॉट और डिज़र्ट एरिया से, तो वो अपने साथ क्या कैरी करेगी? वो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स कैरी करेगी और जो क्या होती हैं? हैवी होती हैं। डस्ट पार्टिकल्स हैवी होती हैं और वो वायुमंडल की निचली सतह पर विद्यमान होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विंड अगर किसी वाटर बॉडी से ब्लो कर रही हो, जा रही हो, तो वो अपने साथ क्या कैरी करेगी? वो अपने साथ वाटर वेपर कैरी करेगी। और वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स की तुलना में क्या होता है? हल्का होता है, हल्की होती है, तो वो वायुमंडल में थोड़ी ऊंचाई पर भी जा सकती है। और उन दोनों के स्थानों के क्षेत्रों में वायुमंडल के संगठन के तद में भी फर्क आ जाता है। इस आधार पर अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा वायुमंडल मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो? आइए देखते हैं। गैस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, यानी विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। ये 3 मुख्य रूप से ऐसे तत्व हैं जिनसे हमारा संपूर्ण वायुमंडल बना हुआ है। अब अगर हम इनका अलग अलग अध्ययन करें तो सबसे पहले हम गैस को देखते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल में मिलती हैं। और ये गैसें कहाँ से, हमने एंडोजेनस ओरिजिन में पढ़ा ही था कि ये गैस, विभिन्न प्रकार की गैसों की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी के अंदर से ही हुई है। तो इसमें अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ओजोन जैसी अनेक गैसें
पाई जाती हैं। इन गैसों में 4 ऐसी गैसें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नंबर 1 गैस मानी जाती है। इसका परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा है, 78% हम नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, 20.99% यानी 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। ऑर्गन 0.934% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उसमें 99% गैसों का में यही 4 गैसें विद्यमान हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। शेष 1% में बाकी गैसें आती हैं। अब इनका हम अलग अलग अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जैसा कि अभी मैंने बताया कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन ये नाइट्रोजन समस्त जीवधारियों के लिए, या आप कह सकते हैं बायोस्फीयर के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। लेकिन इसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्राप्त कर सकते, न उसको एनिमल्स प्राप्त कर सकते हैं, न ही ह्यूमन बीइंग प्राप्त कर सकते हैं। हमारी तो छोड़िए, इसे प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्राप्त कर सकते। इसका फिर हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल का अध्ययन करते हैं कि आखिर वो नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलती है, वो एक चक्र के रूप में कैसे चलता है। नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मान लेते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो विद्यमान है वो एक चक्र के रूप में चल रही है, और ये प्लांट्स है, पौधा। लेकिन पूरा वायुमंडल 78% नाइट्रोजन से भरा है, फिर भी पौधे जो है इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है और वो नाइट्रोजन आकर के प्लांट्स की पत्तियों पर, लीफ पर आ जाए और वो कहे मुझे ले लो। तो प्लांट्स, पत्तियां क्या कहेंगी? पत्तियां कहेंगी नहीं, मैं आपको नहीं ले सकती हूँ इस तरह से। इसकी प्रक्रिया होगी, इसकी रासायनिक क्रिया होगी एक। तो उसमें होता क्या है कि जो नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है, लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, दलहनी फसलें होती हैं। दलहनी फसल में जैसे अरहर, चना, मटर, ये सब क्या हैं? दलहनी फसलें हैं। इन दलहनी फसलों के रूट्स में, जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में, सॉइल में क्या करता है? फिक्स कर देता है। इस फिक्स करने की क्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। जब वो उसे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन विद्यमान है उसका जब नाइट्रिफिकेशन होता है तो वो पहले अमोनिया में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्राइट में और उसके बाद नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या देखा हमने? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन विद्यमान है वो रासायनिक क्रिया के पश्चात मिट्टी में क्या होता है? फिक्स हो जाता है। इसे हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कहते हैं। उसके बाद ये नाइट्रोजन लेगुमिनस प्लांट्स की जड़ों के माध्यम से उसके तने और उसकी पत्तियों में पहुंच जाता है। उसके बाद ये इन प्लांट्स को एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स खाते हैं, या आप कह सकते हैं फूड चेन के माध्यम से नाइट्रोजन समस्त जीवधारियों के शरीर में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके साथ ही साथ मान लीजिए एक बार तो लेगुमिनस प्लांट्स है, दलहनी फसलें हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फार्मर हर साल आपका जो है हमेशा दलहनी फसलें बोए, अलग अलग फसलें भी बो सकता है। वो गेहूं भी नेक्स्ट ईयर बोएगा, तो उस दलहनी गेहूं के लिए क्या होगा? गेहूं की जड़ों में तो कोई राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होता, लेकिन दलहनी फसलों के समय जो नाइट्रोजन मिट्टी में फिक्स हुआ था वो नाइट्रोजन मिट्टी में अभी भी सुरक्षित है, जिसे नेक्स्ट जो भी फसल बोई जाएगी वो नाइट्रोजन उसके शरीर में या उसकी पत्तियों में, तनों में, जड़ों के माध्यम से पहुंच जाएगी। इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन
का मिट्टी में फिक्स होने का की एक और क्रिया है। जब बिजली चमकती है और बारिश होती है, इसे हम लाइटिंग कहते हैं। लाइटिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन मिट्टी में फिक्स हो जाता है। यही नाइट्रोजन जो मिट्टी में फिक्स हुआ है, एक और डीनाइट्रीफाइड बैक्टीरिया होता है जो इसे क्या करता है, डीनाइट्रीफाई कर देता है, जिसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और ये नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, हम एक विकसित मानव हैं, हम डेवलप ह्यूमन हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, वो असीमित हैं। हम प्रकृति का दास बनकर रहना नहीं चाहते, बल्कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम प्रकृति का विजेता बनना चाहते हैं। हम उसे अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। हालांकि इसके परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। इस समय कोविड-19 के समय आप लोग देख ही रहे हैं कि हम किस तरह से अपने ही कार्यों के द्वारा परेशान हैं। लेकिन इस समय, इस कोविड-19 के समय, जब आपने देखा कि सारे उद्योग धंधे, ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधन सब बंद हैं, जिससे पोल्यूशन बहुत कम मात्रा में विषैली गैसें वायुमंडल में जा रही हैं, तो हमारा वायुमंडल क्या है, इस समय बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, शुद्ध है। जो आप कह सकते हैं फ्रेश एयर हमें गांव में मिला करती थी, आज हमें वो फ्रेश एयर कहाँ, शहरों में भी मिल रही है। फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम क्या करते हैं, इस प्लांट्स को क्या करते हैं, हम इस प्लांट्स को हम जला देते हैं। आखिरी हस्र तो पेड़ों का यही है, जल जाती हैं। या पेड़ों से अगर कोई फर्नीचर बनाए गए, दरवाजे बनाए गए, कोई वस्तुएं बनाई गई, जब वो खराब हो जाती हैं तो भी हम उन्हें जला ही देते हैं। खेल के अनेक सामान बनते हैं, लेकिन लास्ट में वो भी जल जाते हैं। जब वो जला दिए जाते हैं, यानी बर्निंग ऑफ प्लांट्स, जलने से वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड किससे मिलता है, वाटर वेपर से मिलता है, तो वो नाइट्रिक एसिड के रूप में हो जाता है। और जब ये नाइट्रिक एसिड, वहाँ वर्षा होती है, तो वर्षा के साथ क्या करता है, वो धरातल पर आ जाता है, अर्थ पर आ जाता है। और अर्थ पर आने पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लैंड पे जाए या सिर्फ वाटर बॉडी में आए, बल्कि वो दोनों जगह जाएगा, जिससे उस एसिड रेन से जो हानि होगी वो स्थलों पर भी होगी और जल क्षेत्रों में भी होगी। स्थलों में कैसी होगी, मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाएगी। और वाटर बॉडी में क्या होगा, जल क्षेत्रों यानी जो महासागर होंगे, जो सागर होंगे, जो झीलें होंगी, लेक होंगे, उनके जो फाइटो और जू प्लैंकटन होंगे, उनको नुकसान होगा या वो समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं कि जब इन पेड़ों से पत्तियां गिर जाएं या जो जीवधारी नाइट्रोजन फूड चेन के माध्यम से लिए हैं, उनके शरीर में सुरक्षित है, तो वो क्या करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ कार्य करना कौन शुरू करता है, डीकम्पोजर शुरू करते हैं। वो क्या करते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं और वहाँ से भी जो नाइट्रोजन होता है वो उसकी कुछ मात्रा मिट्टी में और कुछ मात्रा वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन अगर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78% है, तो वो हमारे लिए, जीवधारियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं इससे प्रोटीन और साथ ही साथ हमारा डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट गैस है कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस मानी जाती है। हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है तो हम हैं। ऑक्सीजन जिस दिन समाप्त हो जाएगा, हमारी भी समाप्ति उसी दिन हो जाएगी, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऑक्सीजन को इसलिए जीवनदायिनी गैस की श्रेणी में रखा गया है। ये कितने परसेंट है, ये 21% है। अगर आप बहुत उससे देखेंगे तो 20.99% ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन की जो खोज है वो जोसेफ प्रिस्टली महोदय ने की है। ऑक्सीजन वायुमंडल में
ज़्यादा से ज़्यादा 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो पर्वतारोही हैं, जो पर्वतों पर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने साथ गैस का सिलेंडर भी साथ लेकर चलते हैं। और ऑक्सीजन की एक सबसे बड़ी विशेषता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हम किसी चीज़ को जला सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते, यानी हम आग नहीं जला सकते। वहीं नाइट्रोजन क्या कार्य कर रहा था, नाइट्रोजन आग पर नियंत्रण का कार्य कर रहा था। यानी अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता तो हम आग पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते। नेक्स्ट हमारी तीसरी जो गैस है, महत्वपूर्ण गैस है, वो है आर्गन। आर्गन वायुमंडल में 0.934% पाया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। उसके बाद आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज जोसेफ ब्लैक महोदय ने की थी। इसकी जो परसेंटेज है वायुमंडल में वो 0.03% है। आइए हम इसके एक चक्र को देखते हैं। कार्बन भी एक साइकिल के रूप में कार्य कर। अब हम लोग पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं कि वो एक चक्र के रूप में किस तरह कार्य करता है। तो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका एक चक्र चलता है। पौधे सूर्य के प्रेजेंस में, आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। यहाँ से जो ये कार्बन फूड चेन के माध्यम से विभिन्न जीवधारियों के शरीर में ट्रांसफ़र हो जाता है। वो चाहे एनिमल्स हों, जानवर हों या मानव हों, उनके शरीर में वो कार्बन ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब इस प्लांट्स की और एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाती है तो ये क्या होता है, डेथ होने के बाद ये मिट्टी में मिलते हैं। तो यहाँ पर डिकम्पोज़र कार्य करता है। वो डिकम्पोज करके कार्बन को पुनः क्या करता है, वायुमंडल में भेज देता है, या उसके बाद वायुमंडल में कार्बन चली जाती है। इसके साथ ही साथ जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं और किसी कारणवश वो संपूर्ण वन या किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ कुछ वनस्पति हो, वो किसी कारणवश ज़मीन में दब जाती हैं, तो काफ़ी सालों की प्रक्रिया के पश्चात वो कोयले का रूप ले लेती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ढेर सारी या अधिक संख्या में वृक्षों की डेथ होने पर वो मिट्टी में दबी रह जाती हैं कई वर्षों, 100 वर्षों तक, तो वो कोल्ड बेल्ट में मिलती हैं, या पेट्रोलियम के रूप में मिलती हैं, या प्राकृतिक गैस के रूप में मिलती हैं। और आप जानते हैं कि आज हम क्या करते हैं, आज हम इन कोयले हों या आपके पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है, इन्हें हम विभिन्न यूज़ में लेते हैं, उन्हें जलाते हैं। जलाने से ये कार्बन क्या होता है, पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इसके साथ ही साथ जो वॉल्केनो है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उस ज्वालामुखी विस्फोट के समय भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाता है। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में इन्हीं कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का यूज़ होता है। जब वो जलती हैं तो भी वायुमंडल में कार्बन चला जाता है। साथ ही साथ विभिन्न परिवहन के साधन हैं, व्हीकल्स हैं, जिनमें भी आप पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम, वो भी वहाँ से भी कार्बन क्या होता है, जो इस कार्बन यहाँ सुरक्षित था वो जलने से वायुमंडल में चला जाता है। यानी वायुमंडल का कार्बन आता है और विभिन्न प्रोसेस से, विभिन्न माध्यमों से होता हुआ पुनः वायुमंडल में चला जाता है और ये एक साइकिल के रूप में चलता है। अगर ये प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है, अगर ये एक बैलेंस बना रहता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मानव इस बैलेंस को बने रहने नहीं देता। वो क्या करता है, हम क्या कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, दिनों दिन हम विकास कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम वायुमंडल में भेजते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्योंकि जो कार्बन गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में विद्यमान है
और ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव को पृथ्वी तक आने देता है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली लॉन्ग वेव को वो ऊपर नहीं जाने देता, बल्कि क्या करता है, बीच में रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे धरातल के समीप का तापमान, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, वैसे वैसे धरातल के समीप का जो वायुमंडल है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे अनेक उसके दुष्परिणाम हम झेल सकते हैं, और हम ही झेलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको उत्पन्न भी, उस परिस्थिति को कहीं ना कहीं जन्म भी हम ही लोगों ने दिया है। इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे सबसे बड़ी हानि होगी वो ये होगी कि हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे, यानी जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल हिम के रूप में जमा है वो क्या होगा, वो पिघलेगा, स्नो लाइन पीछे जाएगी। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि हमारा सी लेवल, महासागरों का जो जल सतह है ये ऊपर आएगा। जब ये ऊपर आएगा तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, जिसे इस समय बहुत ही चर्चा में ये विषय बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होगा। यानी जब हिम पिघलेगी तो जल के रूप में आएगी, और वो जल कहाँ आएगा? वो जल आपका ट्रॉपिकल रीजन में आएगा, भूमध्य रेखा के समीप आएगा। इसके साथ ही साथ जो ट्रॉपिकल रीजन में आप देखिए ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वो पर्वतीय चोटियाँ भी कहीं ना कहीं बर्फ़ से, हिम से ही ढकी हुई हैं, वो भी पिघलेंगी। वो जल भी ऊपर से नीचे आएगा, जिससे समुद्री सतह, जल सतह ऊपर होगी, और जो तटवर्ती क्षेत्र होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, जलमग्न हो जाएंगे। इसलिए आज के समय में ऐसा कहा जा रहा है कि हम कम से कम विकास करें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं, फिर भी नहीं रुक रहे हैं। हम विभिन्न माध्यमों से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में भेज रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, अभी मैंने बताया, यानी ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस फार्मिंग। अब ग्रीन हाउस क्या है या ग्लास हाउस फार्मिंग क्या है? ये अधिकांशतः हाई लैटिट्यूड वाले क्षेत्रों में किए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट के रूप में होता है जो सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव को आने तो देता है लेकिन लॉन्ग वेव को नहीं जाने देता, उसी तरह से ये जो हरे कांच का घर बनाया जाता है, यानी कांच का एक घर होता है, बनाया जाता है, जिसकी ये विशेषता होती है कि सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव तो प्रवेश कर जाती है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली, जिसे आप हीट बजट में पढ़ेंगे, पृथ्वी से जाने वाली लॉन्ग वेव को वो बाहर नहीं जाने देता, जिससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है। और यहाँ पर जब तापमान बढ़ जाता है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। और ये इस तरह की कृषि यानी ग्लास हाउस फार्मिंग कहाँ की जाती है? हाई लैटिट्यूड वाले क्षेत्रों में की जाती है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में की जाती है, 60, 65, 70 डिग्री अक्षांशों पर की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पर कृषि करना आसान कार्य नहीं होता है। तो वहाँ पर इस तरह से ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, हरे कांच के घर बनाए जाते हैं, और उसमें खेती की जाती है। इसके साथ ही साथ इस तरह की फार्मिंग और कहाँ की जाती है? इस तरह की फार्मिंग हाई आल्टीट्यूड पर किया जाता है। हाई लैटिट्यूड दूसरी चीज़ है, हाई आल्टीट्यूड दूसरी चीज़ है। हाई लैटिट्यूड क्या है? हाई लैटिट्यूड आपका उच्च अक्षांश माना जाता है, और हाई आल्टीट्यूड यानी जो ट्रॉपिकल रीजन में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं तो उनकी ऊंचाई पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वहाँ पर खेती करना आसान नहीं होता, इजी नहीं होता, तो वहाँ पर इस तरह की कृषि की जाती है। तो इस तरह की कृषि हमेशा शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु प्रदेशों में की जाती है।
इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी है, 0.03% है। और अगर हम देखें कि विभिन्न समय में वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी थी, तो अगर इस पे नज़र डालते हैं तो हम इस पाएंगे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में जो कार्बन की मात्रा है वायुमंडल में, उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में देखते हैं तो वो 400 पार्ट्स पर मिलियन को क्रॉस कर गई है। यानी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को में ऐसे वृद्धि करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि हम जीवधारियों के रहने योग्य नहीं रह जाएगी और हमारी पृथ्वी भी अपनी सिस्टर्स प्लैनेट की तरह हो जाएगी, यानी अपनी बहन ग्रह की तरह हो जाएगी। पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट कौन है? विनस, शुक्र। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 475 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऐसे वृद्धि करते जाएंगे और टेम्परेचर अपनी पृथ्वी का टेम्परेचर अपनी सिस्टर प्लैनेट की तरह हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम जीवधारियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं पुनः हम जो सबसे महत्वपूर्ण एक गैस होती है ओजोन गैस, उस ओजोन गैस का अध्ययन करते हैं। ओजोन गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, वायुमंडल के संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ये ओजोन गैस जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक आने से रोकता है। इसके साथ ही साथ ये और भी इसके बहुत सारे महत्व हैं, जैसे जब अगर अल्ट्रावायलेट रेस पृथ्वी पर आ जाएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा रहता है। इसलिए ओजोन को एक बहुत महत्वपूर्ण गैस वायुमंडल के संगठन में माना गया है। ओजोन O3, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस जब इस ओजोन गैस पर पड़ती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, ये टूट जाती है। कैसे टूट जाती है? ये ऑक्सीजन के एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया कब होती है? ये प्रक्रिया दिन के समय होती है। दिन के समय ही सूर्य रहता है और सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेस आती है। पुनः यही वही स्थान फिर पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण ये स्थान सूर्य के विपरीत दिशा में चला जाता है। जब वहाँ पर रात हो जाती है तो रात में क्या होता है? रात में ये ऑक्सीजन के एटम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पुनः जुड़ जाते हैं, जिससे ओजोन का निर्माण हो जाता है। यानी ओजोन गैस की प्रक्रिया दो भागों में टूटने और पुनः जुड़ने की प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है। ये इसलिए इसे रासायनिक क्रिया के कारण ओजोन परत को हम रसायन मंडल के नाम से या केमोस्फीयर भी कहते हैं। ये जो ओजोन है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बायोस्फीयर मानी जाती है। यानी ये बायोस्फीयर जैव जगत के लिए, जैव मंडल के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करती है, ये हमें प्रोटेक्शन देती है। लेकिन हम मानव कहाँ मानते हैं? हम मानव स्वयं को सर्वोपरि मानते हैं, हम प्रकृति को नहीं मानते। तो हम क्या कहते हैं कि ओजोन तुम हमारा प्रोटेक्शन करोगी, पहले तुम अपना प्रोटेक्शन करो। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो ओजोन लेयर को विखंडित करते हैं या ओजोन लेयर में होल प्रेजेंट टाइम में हो गया है। तो इसमें क्या है? हम ऐसे अनेक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, हम एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं और हम बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स जैसे हेयर स्प्रे, हम डिओड्रेंट का प्रयोग करते हैं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। इसके जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है तो ये तेज़ी के साथ ऊपर वायुमंडल में जाती है। जब ये तेज़ी के साथ ऊपरी वायुमंडल में जाती है तो वहाँ पर वायुमंडल में एक स्थान ऐसा भी आता है जहाँ टेम्परेचर बहुत
कम हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया ही था कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जहाँ पर -80 डिग्री टेम्परेचर, -75 या -80 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन 2 भागों में बँट जाता है। किस में बँट जाता है? क्लोरीन और फ्लोरीन। लेकिन ये क्या होगा, क्लोरीन और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स रूप में ही रहेंगे। फिर जहाँ पर जब बढ़ जाएगा और क्लोरीन और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स जहाँ रहेंगे, वहाँ पर फिर क्या होगा, सीज़न चेंज होगा, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा। तो जब इस पर सूर्य की किरण पड़ेगी तो क्या होगा, ये पुनः टूट जाएंगे। टूटने से ये क्या होगा, एटम में परिवर्तित हो जाएंगे, क्लोरीन के एटम और फ्लोरीन के एटम, जिसके बाद ये बहुत तेज़ी से वायुमंडल में जाएंगे। ये बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज होते हैं। तो ये तेज़ी से जब वायुमंडल की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रोपोपास से और ऊपर जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इनके रास्ते में ओजोन गैस आएगी, O3 आएगी, और वो क्या करेंगे, इस ओजोन गैस को विखंडित कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये उतनी ही तेज होते हैं जितनी तेज अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तो ये इसका क्या करेंगे, ओजोन गैस का क्षरण कर देंगे, जिससे आजकल आप सुन ही रहे हैं कि ओजोन परत में होल हो रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ सुपरसोनिक जेट विमान हैं। ये कहाँ चलते हैं, ये स्ट्रेटोस्फीयर में 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते हैं। तो जब ये 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते हैं तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। इनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, जो वो भी ओजोन गैस के लिए हानिकारक है। और क्या है, ओजोन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ओजोन गैस की खोज चार्ल्स फैब्री महोदय ने और हेनरी बुसोन महोदय ने 1913 ईस्वी में की थी। अब हम बात कर रहे थे कि ओजोन क्षरण हो गया, ओजोन परत में होल हो गया। किसके कारण हो गया, मानव के अपने कार्यों के द्वारा हो गया। जिससे क्या हुआ, ओजोन परत में होल होने से अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी तक आ जाएंगी। अल्ट्रावायलेट रेज जब हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगी तो हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाएंगी, साथ ही साथ और भी कई तरीके से ये हमें हानि पहुंचाएंगी। ये सबसे ज़्यादा हानि जहाँ पहुंचाती हैं वो उच्च अक्षांशी हाई लैटिट्यूड के क्षेत्रों में पहुंचाती हैं। वहाँ पर ये क्या करती हैं, ये क्योंकि हाई लैटिट्यूड के जो लोग होते हैं, जो निवासी होते हैं, वो सूर्यातप को, इंसोलेशन को या सन की रेस को बहुत ज़्यादा नहीं उनको प्रभावित करती, क्योंकि वहाँ उतनी होती ही नहीं है। जबकि जो आपके ट्रॉपिकल रीजन के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, सूर्य की प्रकाश को बर्दाश्त करने की हमारे में क्षमता होती है, लेकिन उनके में क्षमता इतनी नहीं होती, तो उनको स्किन कैंसर हो जाता है। इसके साथ ही साथ और ओजोन गैस अगर हमारी लेयर समाप्त तो हो जाए और अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आए तो ये हमारे सॉफ्ट क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाएंगी। यानी पराबैंगनी किरणें सॉफ्ट क्रॉप्स यानी आप कह सकते हैं पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसके साथ ही साथ वो और क्या करती हैं, वो मछलियों के लार्वा और उस जल क्षेत्र में रहने वाले अन्य जीवों के लार्वा को भी नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें क्या करती हैं, समाप्त कर देती हैं। इसके साथ ही साथ और क्या करती हैं, ये मुलायम लकड़ियाँ का पाई जाती हैं। हाई लैटिट्यूड के क्षेत्रों में जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो वन होते हैं, उनकी लकड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। तो ये क्या करती हैं, उन्हें भी हानि पहुंचाती हैं। इसके साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट रेस का सबसे विनाशकारी प्रभाव जो हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा वो है हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि। अगर वो हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो हिम क्षेत्र है, वो क्या होगा,
हिम पिघलने लगेगा और उसका फ़र्क क्या होगा कि हमारी जल सतह ऊपर उठने लगेगी और स्थल क्षेत्र या तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। और जलमग्न होने से क्या होगा, संपूर्ण जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रेजेंट टाइम में आवश्यकता है कि हम ऐसे संसाधनों का कम से कम उपयोग करें जिनसे निकलने वाली गैसें ओजोन लेयर को प्रभावित कर रही हों। इसके बाद हम जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे उसमें एक और गैस है हाइड्रोजन हीलियम। हालांकि ये बहुत हल्की गैस है, इसलिए ये वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई पर पाई जाती है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि वायुमंडल के संगठन में विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जिनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं जिनका हमने क्रमशः अध्ययन किया। अब हम अपने अगले वीडियो में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।